गुड इवनिंग। स्टडी क्लिक में आपका स्वागत है। चलिए बात करते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन के बचे हुए दो टॉपिक्स के बारे में, जिनका नाम है कंपटीशन और पैरासिटिज्म। कंपटीशन से शुरू करेंगे इस टॉपिक को, और आज हम लोग नीट के कुछ प्रीवियस ईयर में 2023 में आए हुए क्वेश्चंस को भी देखेंगे और बात करेंगे कि क्या ये टॉपिक सच में उतना इंपॉर्टेंस रखता है जितना हमने शुरुआत में बात करी थी। आज का टॉपिक है कंपटीशन। कंपटीशन क्या है? अगर हम जनरली कंपटीशन को देखें तो कहते हैं कि नेचर में जब भी कंपटीशन होता है या दो स्पीसीज क्लोजली रिलेटेड हो या ना हो, जब भी वो compete करेंगे किसी एक ही रिसोर्स के लिए तो दोनों का ही नुकसान होगा। फायदा दोनों का ही नहीं होता है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी एक का फायदा बेनिफिट ज़्यादा होता है, किसी एक का जो नुकसान है या लॉस है वो कम होगा, लेकिन इम्पैक्ट जो है वो दोनों पे ही निगेटिव ही आएगा। हम यहाँ पे दोनों को ही पॉजिटिव चार्ज या दोनों को ही एक पे प्लस एक पे नेगेटिव चार्ज नहीं लगाएंगे। कैसे, चलिए देखते हैं। यहाँ पे कंपटीशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस इन विच फिटनेस ऑफ वन स्पीसीज इज सिग्निफिकेंटली लोअर इन प्रेजेंस ऑफ अनदर स्पीसीज। जब कोई दूसरी स्पीसीज प्रेजेंट होगी तो पहली वाली स्पीसीज का जो फिटनेस का लेवल होगा वो डेफिनेटली कम होगा। और कैसे कम होगा या किस तरीके से आएगा देखिएगा। कंपटीशन अकर्स व्हेन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर सेम लिमिटेड रिसोर्स। इन्होंने यहाँ पे इस बात को भी कहा है कि अगर दो क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज हैं और एक ही रिसोर्स के लिए वो compete कर रहे हैं तो झगड़ा ज़्यादा होगा। और कैसे आएगा यहाँ पे इम्पैक्ट दिखेगा? एक छोटा सा एग्जांपल है, जैसे कि मान लीजिएगा घर में आप दो भाई बहन हैं या दो भाई या दो बहनें हैं, रिसोर्स एक ही है या रिसोर्स लिमिटेड है। घर में अगर पापा कुछ भी ले आते हैं आपके लिए, किसी एक भाई के लिए या किसी एक बहन के लिए, तो दोनों ही क्या करेंगे? आपस में लड़ेंगे कि हमारे लिए क्यों नहीं आया। रिसोर्स एक ही है, लड़ने वाले दो हैं, तो इस रिसोर्स को बांटने में, डिवीजन करने में दोनों ही मारपीट करेंगे और दोनों का ही क्या होगा? नुकसान होने वाला है। बाद में मम्मी आएंगी और दोनों को ही पीट देंगे। तो जो रिसोर्स के कंपटीशन के लिए, रिसोर्स को लेने के लिए जो दोनों में झगड़ा हुआ था, दोनों पे ही क्या आया? निगेटिव इंपैक्ट आया। किसी एक को फाइनली वो रिसोर्स मिल जाएगा, ये बात हम मान सकते हैं, लेकिन दूसरे पे क्या होगा? पूरा कंप्लीटली निगेटिव आएगा। लेकिन इस मारपीट में जो एनर्जी लॉस हुआ है, जो बॉडी लॉस हुआ है, चोट लगी है, घाव लगा है, ये सब निगेटिव इंपैक्ट के तो चांसेस हैं। तो इस वजह से हम इसको क्या मानेंगे? निगेटिव मानेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल है जंगल का। जंगल में ये कह रहे हैं कि जैसे ले लीजिएगा आप लायन और लेपर्ड को। अगर लायन है और लेपर्ड है किसी एक ही हैबिटाट में, जबकि जंगल में, तो जब दोनों किसी एक ही रिसोर्स के लिए लड़ रहे होंगे, कंपीट करेंगे, तो दोनों पे ही नुकसान होगा, दोनों का ही लॉस होगा। लायन लेपर्ड को घायल करेगा, लेपर्ड लायन को घायल करेगा, फाइनली किसी एक को रिसोर्स मिल जाएगा, लेकिन नुकसान तो हो ही चुका है। सच एज इंटरेक्शन आपको लायन और टाइगर में देखने को मिलेगा। इसका मतलब है दोनों ही स्पीसीज पे क्या होगा? प्लस चार्ज ना होके दोनों पे ही माइनस और माइनस का चार्ज आएगा। यानी लायन पे भी निगेटिव चार्ज आएगा और आपके लिए टाइगर या लेपर्ड के लिए भी क्या होगा? निगेटिव चार्ज ही माना जाएगा। एविडेंसेस क्या हैं? क्या आज तक कोई ऐसा एविडेंस मिला है आपको नेचर में कि जिसमें आपने देखा हो कि कंपटीशन हुआ हो और नुकसान हुआ हो किसी स्पीसीज का? तो हाँ, एक एग्जांपल हमारे पास है और बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। जैसे कि एंशियंट टाइम पे जब गैलापागोस आइलैंड को कवर करने के लिए, एक्सप्लॉइट करने के लिए या ढूंढने के पर्पज से लोग निकले थे, तो उसमें कुछ लोगों ने, उन लोगों ने क्या किया होगा? एक अनुमान है कि अपने शिप पर उन्होंने कुछ गोट वगैरह को या अदर एनिमल को रखा होगा कि जब वहाँ पहुँचेंगे कुछ खाने को नहीं मिल रहा होगा तो इसी को मारेंगे, काटेंगे, खा जाएंगे। डिस्क्लेमर यहाँ पे ये है कि हम एनिमल हंटिंग को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये उनका अपना फूड का पर्पस था, इसलिए ये बात बताई जा रही है। तो जब वो लेकर बकरी को गैलापागोस आइलैंड पे पहुँचे होंगे, गलती से या जानबूझकर उन्होंने अल्टीमेटली क्या किया होगा? उसमें वहाँ उन्होंने उसको ड्रॉप कर दिया होगा, छोड़ दिया होगा, या गलती से छूट गई होगी। इसका रिजल्ट क्या निकला? हम जानते हैं कि गोट या जो बकरी है, इसके पास बहुत ज़्यादा ब्राउजिंग एफिशिएंसी पाई जाती है। मतलब आप इसको कितना भी दे दीजिए घास चरने के लिए, खाने के लिए, ये चरती जाएगी, चरती जाएगी, चरती जाएगी। लेकिन एट द एंड जब आपको लगेगा कि इसका पेट भर गया होगा, लाओ थोड़ा सा घास आगे बढ़ाते हैं, जैसे ही आप थोड़ी सी घास फिर बढ़ाएंगे आगे, मजाल है बकरी मना कर दे, फिर से मुंडी बढ़ा के मैं करके खा जाएगी। तो ये जो कॉन्सेप्ट है बकरी का, यही यहाँ पे आपको एविडेंस देगा। एक गैलापागोस आइलैंड पे आपको टर्टवाइज मिला था जिसका नाम है एबिंगडन टर्टवाइज। एबिंगडन टर्टवाइज गैलापागोस आइलैंड को ऑक्युपाई करता था और फाइनली ये एक्सटिंक्ट हो गया। कब एक्सटिंक्ट हो गया ये? व्हेन एक्सटिंक्ट आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ गोट। जब हमने वहां पे क्या किया? बकरी को इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि बकरी के पास क्या है? ग्रेटर एफिशिएंसी है ब्राउजिंग की, घास चरने की। और इसने, क्योंकि दोनों ही क्या थे? हर्बीवोरस, दोनों ही जो है घास पे फीड करने वाले एनिमल थे। बकरी की एफिशिएंसी ज़्यादा थी, बकरी ने ज़्यादा घास खा लिया, और इस सेंस में अबिंगडन टर्टवाइज को फीडिंग के लिए, खाने के लिए जो है घास या अदर जो भी हर्बीवोरस फूड प्रोडक्ट थे वो अवेलेबल नहीं हो पाए और बेचारा अपने आप को एक्सटेंड कर ले गया। तो ये एक एग्जाम्पल मिलता है आपको एविडेंस के सेंस में। अगर हम इसकी फील्ड एक्सपेरिमेंट की बात करें कि क्या हम
कंपटीशन का कोई फील्ड एक्सपेरिमेंट या एक्सपेरिमेंट करके कोई रिजल्ट दे सकते हैं? तो हाँ, कंपटीशन का हमारे पास एक फील्ड एक्सपेरिमेंट भी है। एक साइंटिस्ट रहे हैं जिनका नाम था कनेल्स। कनेल्स ने क्या किया, एक फील्ड एक्सपेरिमेंट किया और उस फील्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने 2 स्पीसीज पे काम किया जिसका हैबिटाट है रॉकी सी कोस्ट ऑफ स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड के रॉकी सी कोस्ट के पास जहां पे समुद्र या इंटरटाइडल एरिया बन सकता है, वहां पे 2 स्पीसीज रह रही थी बार्नेकल की। बार्नेकल की 2 स्पीसीज हैं जिसका नाम है बैलेनस और थैलमस। बैलेनस की साइज अगर देखा जाए तो ज्यादातर बैलेनस की जो साइज थी वो लार्ज थी और थैलमस की साइज स्मॉलर रही है। लार्जर और स्मॉलर बॉडी साइज में हमने ये नोटिस किया या इन्होंने ये देखा कि अगर हम बैलेनस वाली जो कि बॉडी साइज जो है जिसकी बड़ी थी, अगर इसको हम छोड़ दें तो ये डोमिनेट कर लेता है पूरा इंटरटाइडल एरिया। मतलब जिसकी बॉडी साइज ज्यादा बड़ी है, जो जिसका बाहुबल बड़ा होगा, वो क्या करेगा, वो ऑक्युपाई करेगा, ऐसा बताया गया है इसमें। इसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया है, उसको ऑक्युपाई कर लिया। तो बैलेनस के सामने अदर स्पीसीज छोटी थी जो कि थैलेमस के नाम पे है, तो ये इसका बॉडी साइज छोटा था तो ये दब के रहा और उसने डराया, हम तुमसे बड़े हैं, तुम हमसे छोटे हो, दब के रहा करो, निपटा देंगे। और उससे में थैलेमस डर गया, चुप्पे चुप्पे जो है कोने में रहता था। तो इस जगह पे जहां पे कंपटीशन नहीं था, कंपटीशन अवॉइड कर दिया गया है, वहां पे बैलेनस ने ऑक्युपाई किया। लेकिन अगर हम बैलेनस को रिमूव कर दें, इफ बैलेनस रिमूव्ड, अगर हम बैलेनस को रिमूव कर दें, ये केस है आपके सेंस में, ये केस वाला क्वेश्चन बनेगा, सीबीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आएगा यहाँ पे। तो जब हमने बैलेनस को रिमूव किया तो हमने ये देखा कि थैलेमस ने पूरे लैंड एरिया को कॉलोनाइज कर लिया। मतलब अगर इस जगह पे कंपटीशन होता, आप इमेजिन करिए अगर कंपटीशन होता तो क्या बैलेनस और एज वेल एज थैलेमस को ग्रो करने का चांस मिलता? मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि दोनों ही दूसरे पे निगेटिव इंपैक्ट डालते, थोड़ा या ज्यादा ही डालते इंपैक्ट, लेकिन दोनों का ही ग्रोथ ढंग से ना हो पाता। क्योंकि हमने पहले एक को रिमूव किया, जब इसको रिमूव किया तो हमने देखा कि इसने कॉलोनाइज कर लिया, लेकिन जब इसको हटाया जाएगा तो आप डेफिनेटली देखिए कि ये वाला क्या करेगा, पूरे उस बचे हुए स्कॉटलैंड के सी कोस्ट या रॉकी सी कोस्ट को कॉलोनाइज करेगा। इसका मतलब इसका नंबर वहां पे क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो कंपटीशन में नुकसान तो दोनों का होगा, थोड़ा होगा या ज्यादा होगा, लेकिन उसमें से जो स्ट्रॉन्गर वन होगा वो क्या करेगा, जीतेगा, जो वीकर वन होगा वो एलिमिनेट कर दिया जाएगा। अगर कमजोर वाला हारता है और स्ट्रॉन्गर वन जीतता है, तो यहां पे कंपटीशन को हम एक अलग नजरिए से देखेंगे। वो अलग नजरिया क्या है हमारा, वापस एक एक्सपेरिमेंट जिसमें एक साइंटिस्ट है गॉस, इन्होंने दिया है कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या कहता है? कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है जब भी क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज के बीच में कंपटीशन होगा, ये आपस में सेम रिसोर्स के लिए कंपीट करेंगे, लड़ाई करेंगे, तो ये कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते। आप ही के घर में आप ही एग्जांपल ले लीजिएगा कि जब आप 2 भाई, सगे भाई एक साथ या सगी बहनें एक साथ रह रही हैं, रिसोर्स एक ही है, तो क्या आप कोएग्जिस्ट करना पसंद करेंगे? नहीं, लड़ाइयाँ होंगी, दिन रात होंगी, एक ही कमरे के लिए होगा, कमरे को अपने अकॉर्डिंग सजाने के लिए होगा, जैसा हम लोग आपस में करते आए थे शुरू में, तो ये आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अगर हम चाहते हैं कि कोएग्जिस्टेंस बना रहे तो क्या होगा, जो स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर मतलब हमारे घर में माना जाता है जो बड़ा भाई है, जो बड़ी बहन है, वो स्ट्रॉन्गर है, जो छोटा वाला उसको कंप्रोमाइज करना चाहिए, तो छोटा वाला कंप्रोमाइज कर लेगा, बड़ा वाला स्ट्रॉन्गर है वो जीत जाएगा। इसका कहने का सेंस यहाँ पे है कि जो बड़ा था उसने क्या कर लिया, कंपिटिटिवली इंफीरियर वन को एलिमिनेट कर दिया, जो वीकर होगा वो एलिमिनेट किया जाएगा। और यहाँ पे नाम भी यही है, कंपिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कंपिटिटिवली वीक होगा उसको हटा दिया जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज compete फॉर सेम रिसोर्स कैन नॉट कोएग्जिस्ट। अगर एक ही रिसोर्स के लिए दोनों compete कर रहे हैं तो यह असंभव है कि वो कोएग्जिस्ट करें। कैन नॉट कोएग्जिस्ट, वो कभी भी कोएग्जिस्ट नहीं करेंगी। इट मींस रिजल्टेंट में क्या आएगा, रिजल्ट में ये आएगा कंपिटिटिवली इंफीरियर वन, जो सबसे कमजोर वाली स्पीसीज होगी उसको एलिमिनेट कर दिया जाएगा, हटा दिया जाएगा। अब आप ये बताइएगा कि क्या कभी भी कोई स्पीसीज ये चाहती है कि हम एक्सटिंक्ट हो जाएं? क्या डायनासोर ये चाहते थे कि वो एक्सटिंक्ट हो जाएं? अगर डायनासोर रियल में अभी होते, या मान लीजिए कभी उनको मौका मिले, उनकी आत्मा भटकते हुए आपके पास आए और कहे भैया हम एलिमिनेट नहीं होना चाह रहे थे, हमारा एक्सटिंक्शन चुनने का कोई पर्पज ही नहीं था, तो एलिमिनेट क्यों हुआ फिर? तो रेदर देन एक्सक्लूजन या रेदर देन एक्सटिंक्शन, अगर हम एक्सटिंक्ट ना होना चाहें या अपने आप को हम बचाए रखना चाहें, तो हम क्या करेंगे, हम कुछ ऐसे मैकेनिज्म डेवलप करना चाहेंगे जिसकी वजह से क्या कर सकें, हम वहां पे को एग्जिस्ट कर सकें। तो को एग्जिस्टेंस के लिए एक ही पैटर्न है, या तो रिसोर्स बांट लीजिए, या तो अपने आप को कंप्रोमाइज करके एडजस्ट करके उस एरिया में रहने योग्य बना लीजिए, इवॉल्व हो जाइए। तो इसी सेंस को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। स्पीसीज में इवॉल्व मैकेनिज्म फॉर को एग्जिस्टेंस
स्पीसीज जो होती हैं वो हमेशा क्या करेंगी, कुछ मैकेनिज्म को इवॉल्व करेंगी ताकि वो को एग्जिस्टेंस कर सके, रेदर देन, बजाय इसके कि वो एक्सक्लूड हो जाएं या आप कह लीजिए एक्सटिंक्ट हो जाएं। तो एक्सटिंक्शन तो किसी भी स्पीसीज को पसंद नहीं है, चाहे वो डायनासोर ही क्यों ना रहे हो। तो रिजल्टेंट में क्या आएगा इसके, रिसोर्स पार्टीशनिंग। आप रिसोर्स बांट लीजिए। रिसोर्स किस सेंस में बांटेंगे, जैसे डार्विन की फिंचेस ने बांटा था। डार्विन की फिंचेस ने रिसोर्स किस सेंस में बांटा था, वही डार्विन की फिंचेस जिनके पास हमने देखा था 13 टाइप की बीक प्रेजेंट थी, स्मॉल, लॉन्ग, ब्रॉड, इस तरह का बीक साइज था। सबने क्या किया, अपना फूड हैबिट चेंज कर लिया। या तो फोरेजिंग पैटर्न चेंज कर लीजिए या तो फीडिंग टाइम या फीडिंग बिहेवियर चेंज कर लीजिए। तो उसमें से क्या था, कुछ फ्रूगीवोरस हो गई, कुछ इंसेक्टिवोरस हो गई थी, कुछ पानी में रह रही थी, कुछ फिशीवोरस हो गई थी, कुछ मछलियां खा रही थी, कुछ लीफ पे फीड कर रही थी, कुछ फ्रूट पे फीड कर रही थी। तो ये जो डिफरेंट फीडिंग मैकेनिज्म उन्होंने डेवलप किया, इसकी वजह से एक ही जगह, एक ही आइलैंड पर रहते हुए उन 13 तरह की अलग अलग स्पीसीज वाली जो बर्ड्स थी, फिंचेस थी, उन्होंने को एग्जिस्टेंस को परफॉर्म किया होगा, इसी तरीके से किया था। इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे कि अगर हम रिसोर्स बांट लें, अगर हमें को एग्जिस्ट करना है तो रिसोर्स बांटना होगा। रिसोर्स कैसे बांटेंगे, डिवीजन ऑफ लिमिटेड रिसोर्स बाय स्पीसीज टू अवॉइड कंपटीशन। यहां पे दोनों ही स्पीसीज आपस में मिलकर क्या करेंगी, उस रिसोर्स को बांट लेंगी ताकि कंपटीशन को अवॉइड किया जा सके। रिसोर्स को किस तरीके से बांट सकते हैं, रिसोर्स को बांटने का जो मेथड है दो ही है। डिफरेंट फीडिंग टाइम, भैया तुम दिन में चर लियो, हम रात में चर लेंगे, ठीक है, झगड़ा शांत, मामला सुलझा लो यहीं पे। लेकिन इसके अलावा अगर देखें तो फोरेजिंग पैटर्न बदल लेंगे। जैसे आप घर में दो भाई हो, दोनों को खाना मांगने का जो तरीका है वो अलग अलग है। एक जाता घर में, मम्मी खाना दो, दूसरा मम्मी प्लीज मन कर रहा है पराठा बना दो हमारे लिए आज। ये फोरेजिंग पैटर्न है कि एक जो बना है चुपचाप लेकर चला आया, दूसरा जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसके मनपसंद का जो फूड है वो बन जाए, वो कंज्यूम कर ले। यही तो फोरेजिंग पैटर्न है। तो चिड़ियाएं या जो भी बर्ड्स हैं या जो भी अदर इंसेक्ट वगैरह या एनिमल हैं, उन सबका अपना फोरेजिंग पैटर्न होता है, वो अलग तरीके से फीड करते हैं। तो एग्जिस्टेंस के लिए आपके पास क्या होगा, फोरेजिंग पैटर्न होगा ताकि आप क्या कर सकें, को एग्जिस्ट कर सकें। एक लास्ट थियरी मेरे पास यहाँ पे को एग्जिस्ट करने वाली कॉन्सेप्ट में, जिसका नाम है मैकआर्थर ने दिया था, मैकआर्थर और विल्सन ने, तो इसको हम लोग मैकआर्थर एंड विल्सन थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने कहा कि 5 क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज ऑफ वार्बलर्स, वार्बलर की कुछ 5 स्पीसीज लिविंग ऑन अ ट्री कुड अवॉइड कंपटीशन एंड को एग्जिस्ट ड्यू टू बिहेवियरल डिफरेंसेज इन फोरेजिंग पैटर्न। इन्होंने ये कहा इसमें कि वार्बलर की 5 स्पीसीज हैं जो एक साथ को एग्जिस्ट कर रही हैं और साथ में कंपटीशन को अवॉइड कर रही हैं, एक ही ट्री पे रहते हुए। कैसे, क्योंकि उन्होंने अपना बिहेवियरल डिफरेंस ले आया है किसमें, फोरेजिंग पैटर्न में। अगर मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहूं तो देखिएगा, मान लीजिए एक वुड लॉग है, एक लकड़ी का लट्ठा है, और इस लट्ठे पे इन्होंने कहा कि 5 स्पीसीज जो हैं इनकी सर्वाइव कर रही हैं। 5 स्पीसीज का मतलब है वार्बलर की क्लोजली रिलेटेड 5 स्पीसीज हैं, और 5 स्पीसीज को हम सर्वाइव कैसे कराएंगे, सबने इसी ट्री ट्रंक पे ग्रो करना है। ये ट्री ट्रंक है, सबको इसी पे फीड करना है, फीडिंग मेथड सबका यही है। तो जब इसी पे फीड कर रही हैं तो फोरेजिंग का जो पैटर्न है कैसे होगा, एक साथ रहेंगे, एक ही घर में रहेंगे तो लड़ाई कर लेंगे ना, तो झगड़ा शांत करवाना है, झगड़ा बढ़ाना नहीं है इनका। तो चलिए देखते हैं कहां पे ये सर्वाइव कर रही थी। हमने ये देखा 5 स्पीसीज हैं, पांचों ने अपना बिहेवियर चेंज किया। मान लीजिए कि एक स्पीसीज जो है वो लकड़ी के इस वाले एरिया पे फीड कर रहा है, ए, दूसरा यहां पे फीड कर रहा है, बी, तीसरा यहां पे कर रहा है, अपर पार्ट पे कर रहा है, सी, चौथा यहां पे कर रहा है, डी मान लेते हैं इसको, और पांचवा यहां पे कर रहा है फीड। मतलब इंटीरियर पे, पोस्टीरियर पे, साथ ही साथ में लेटरल पे 2 अलग अलग स्पीसीज और बीच वाले पार्ट पे एक अलग स्पीसीज। इस तरीके से करके इन्होंने क्या किया, अलग जगहों पे फीड करना स्टार्ट किया और अपना बिहेवियरल डिफरेंस ले आकर किसमें, फोरेजिंग पैटर्न में, कि भैया एक काम करो, हमारा नाम ए है, हम यहीं पे फीड करेंगे, तुम एक काम करो इसके आगे मत बढ़ जाइयो। बी वाले ने कहा ठीक है, तुम उधर खा रहे हो, हम इधर खाएंगे, तुम इसके आगे मत बढ़ जाना। सच है, सी वाले ने अपना एरिया बता दिया कि जो बचा हुआ एरिया है ना ऊपर वाला, ये मेरा है, इधर मत आना। डी वाले ने कहा ये मेरा एरिया है, जो बचा हुआ वाला एरिया बच गया वो ई ने फीड कर लिया। इस तरीके से इन्होंने क्या किया, को एग्जिस्टेंस भी कर लिया और कंपटीशन को अवॉइड भी कर दिया, एक्सटिंक्ट भी नहीं हो पाए। एक्सटिंक्शन बहुत ही बुरी बीमारी है, इससे बचिए, ठीक है। अगला है पैरासिटिज्म। पैरासाइट
के लिए अगर हम बात करें तो पैरासाइट दो ही तरीके से होते हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। पैरासाइट का जो इम्पैक्ट आता है इंटरेक्शन में, वो जनरली जो इंटरेक्शन आएगा, एक पे आएगा प्लस और दूसरे पे आएगा माइनस। मतलब होस्ट का तो नुकसान होना ही होना है, पैरासाइट का फायदा होना ही होना है। तो इस सेंस में अगर हम आगे बढ़ाएं तो पैरासाइट दो तरीके से हैं, ऑब्लिगेट और फैकल्टेटिव। ऑब्लिगेट का मतलब है होस्ट स्पेसिफिक होना, जिसका सिर्फ एक ही होस्ट हो पूरे लाइफ टाइम, या जिसका लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे चल रहा हो, वो कहलाएगा होस्ट स्पेसिफिक या ऑब्लिगेट पैरासाइट। लेकिन ऐसा पैरासाइट जिसका होस्ट स्पेसिफिक नहीं है, वो नॉन स्पेसिफिक है, किसी भी होस्ट पे कभी भी किसी को भी अपना होस्ट बना के रह ले, वो क्या कहलाएगा? फैकल्टेटिव पैरासाइट कहलाएगा। रिश्तेदारों की कैटेगरी में ये पहला नाम है, पैरासाइट इक्वल टू रिश्तेदार, ये हमने बताई थी आपको। ऑब्लिगेट का मतलब ऐसा रिश्तेदार जो सिर्फ आप ही की बेइज्जती करने आता है, आपके अलावा वो किसी की बेइज्जती कर ही नहीं पाता, तो वो ऑब्लिगेट पैरासाइट। वो रिश्तेदार जो कभी भी कहीं भी खड़ा होकर कभी भी किसी की बेइज्जती कर दे, वो क्या कहलाएगा? फैकल्टेटिव रिश्तेदार। फैकल्टेटिव क्यों है? क्योंकि वो कभी भी कहीं भी किसी की भी बेइज्जती कर सकता है। हमारे जैसे लोग फैकल्टेटिव नेचर के होते हैं, जो कभी भी खड़े होकर कहीं भी खड़े होकर किसी की भी बेइज्जती करने की क्षमता रख सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कोई हमसे भी बड़ा हो जो हमारी भी कर दे, वो अलग कॉन्सेप्ट बनेगा यहाँ पे। तो जिसके दो से ज़्यादा या एक से ज़्यादा होस्ट होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे? फैकल्टेटिव के सेंस में कहेंगे। लैला मजनू किस टाइप के पैरासाइट थे? ऑब्लिगेट। तू नहीं तो कोई और नहीं, मर गए बेचारे, एक्सटिंक्ट हो गए। अगर ऑब्लिगेट वाले नेचर में है तो मरेगा, अगर फैकल्टेटिव नेचर का होता तो बच जाता। ये कॉन्सेप्ट ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन हमें पता है कि हम पैरासाइट वाले सेंस में एक कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ पे आपके पास, रेड क्वीन हाइपोथेसिस। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इसको, रेड क्वीन हाइपोथेसिस, जिसमें हम देखेंगे को इवोल्यूशन। को इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है? जिसमें होस्ट और पैरासाइट दोनों ही एक साथ क्या करें? इवॉल्व करें। इसके बारे में किसी दिन लेक्चर में अलग से बात कर लिया जाएगा। तो को इवॉल्व क्या है? इफ होस्ट इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म अगेंस्ट पैरासाइट, तो पैरासाइट आल्सो इवॉल्व मैकेनिज्म टू काउंटर अटैक एंड रिमेन विथ सेम होस्ट। अगर होस्ट कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहा है कि पैरासाइट को रिमूव कर सके, तो पैरासाइट भी कोई ना कोई ऐसा मैकेनिज्म डेवलप कर रहा होगा कि हम तुम्हारे ही बॉडी के साथ बने रहेंगे। जैसे मच्छर का एग्जांपल लीजिए, मॉस्किटो का। मॉस्किटो को हमने मारने के लिए सबसे पहले क्या किया था? वो कछुआ छाप अगरबत्ती जलाई थी। अगरबत्ती ने शुरू में काम करना शुरू किया, बाद में अगरबत्ती बुझ गई, अगरबत्ती काम करना बंद कर चुकी है। उसके बाद फिर आया, बीच में फास्ट कार्ड आया था, मॉर्टिन लिक्विड आया था, गुड नाइट आया था, गुड नाइट एडवांस आया था, डबल पावर ट्रिपल पावर लगाया हमने। फिर फाइनली वो इंटेंस स्टिक आ गई, अगरबत्ती वाले सेंस में आ गया। जब भी जलाते हैं मच्छर बैठाता है। मतलब हम यहाँ पे कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, केमिकल का कंसंट्रेशन, काउंटर अटैक करने का कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं, पावर बढ़ा रहे हैं पॉइजन का। सच एज मच्छर अपने आप को इवॉल्व कर रहा है, आओ निपटाओ देखते हैं। चाहे अब आप नीम की पत्ती जला लीजिए, मच्छर बेहोश होगा, गिरेगा, उठेगा, फिर बढ़िया सा। तो ये मैकेनिज्म को इवोल्यूशन का हो सकता है, और यही मैकेनिज्म रेड क्वीन हाइपोथेसिस का है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे अलग से। तो पैरासाइट कितने हैं? पैरासाइट हमारे पास दो तरीके से होंगे, एंडो पैरासाइट और एक्टो। एंडो का मतलब जो बॉडी के इनसाइड रहें, और एक्टो का मतलब जो बॉडी के बाहर रहें। बॉडी के अंदर रहने वाले या अंदर पाए जाने वाले पैरासाइट्स के नाम, जैसे मलेरियल पैरासाइट जो कि प्लाज्मोडियम है, जिसका नाम प्लाज्मोडियम आपके आरबीसी और लीवर को, यानी बॉडी के इनर सेल्स को, इनर वाले टिश्यूज को या ऑर्गन को अफेक्ट कर रहा है, तो ये एंडो पैरासाइट। सच एस के सेंस में अगर एक्टो पैरासाइट की बात करें तो एक्टो पैरासाइट क्या है? लाइस ऑन ह्यूमन, ह्यूमन के सर पे पाए जाने वाले जुए, लाइस। कस्कुटा ऑन हेज प्लांट, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है जो हेज प्लांट या मैंगो प्लांट के आसपास या इसके ऊपर पाया जाता है, और अपने रूट्स को उसके अंदर इंसर्ट करके क्या करता है? न्यूट्रिशन को निकाल लेता है। तीसरा है टिक्स ऑन डॉग, कुत्तों में लगने वाले कीड़े जो कुत्तों की बॉडी में लग जाते हैं। एंड कोपीपोड ऑन मराइन फिशेज, जो मोलस्का है, मोलस्का में जो मराइन फिशेज के ऊपर पाए जाते हैं, चिपके रहते हैं, जैसे कि बाइवाल्विया वाले कंडीशन में आपको मिला था एक ट्रोकोफोर लार्वा शायद, तो वो जो नहीं, ट्रोकोफोर नहीं, उसका नाम था ग्लॉचिडियम लार्वा। तो जो ग्लॉचिडियम लार्वा मिला था आपको वहां पे, वो भी इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, अगला और लास्ट टॉपिक, नीट में आए हुए कुछ सवाल। वो सवाल जो 2023 में आपके सामने आए थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन से ही, हम उन्हीं सवालों को लेकर आपके सामने प्रेजेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं और खत्म करते हैं इस लेक्चर को। पहला है मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच कराना है। चलिए मैच कराइएगा। यहां पे दिया गया है इंटरेक्शन लिस्ट 1 में, और लिस्ट 2 में दिया है स्पीसीज ए और स्पीसीज बी के ऊपर आने वाला चार्ज या किस तरह का इंटरेक्शन आएगा। पहला केस है आपका म्यूचुअलिज्म का, दूसरा कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, देन पैरासिटिज्म। तो इन सभी के बारे में हमने बात करी हुई है, एग्जांपल आपको बताया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। म्यूचुअलिज्म में क्या कहा था? म्यूचुअलिज्म में जिसमें दोनों ही स्पीसीज पर, चाहे स्पीसीज ए हो या स्पीसीज बी, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आए। और ऐसा कहां पे मिलेगा हमको? यहां पे, जिसमें दोनों पे प्लस चार्ज आया। तो ए का 4। कमेंसलिज्म में हमने आपको बताया था कि जहां पे एक का बेनिफिट हो लेकिन दूसरे पे न्यूट्रल चार्ज रहे, तो कमेंसलिज्म का फर्स्ट।
सच एज देखा जाए अगर एमेंसलिज्म में, तो एमेंसलिज्म कमेंसलिज्म का जस्ट उल्टा होता है, एक पे नेगेटिव चार्ज और दूसरे पे क्या आएगा, प्लस चार्ज आएगा, तो ये माना जाएगा। और पैरासिटिज्म में, पैरासाइट में एक का फायदा दूसरे का नुकसान। अगर इस पैटर्न को फॉलो करें तो ये हमारा जो नीचे कोड दिया गया है, कोड को मिलाना है। ए का 4 आप देखेंगे यहां पे नहीं है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है, 3 ऑप्शन है। लेकिन अगर हम बी का देखें तो बी का हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है और बी का फर्स्ट सिर्फ यहां पे है। तो जब बी का फर्स्ट इस जगह पे अवेलेबल है और यहां पे है तो ये तो पहले से गलत है। तो ए का ही आंसर पता करने के बाद हमको हमारा एग्जैक्ट आंसर मिल गया कि थर्ड वन वाला क्या है, राइट आंसर है। नीट का 2023 का जो क्वेश्चन पेपर है आप जाके चेक कर सकते हैं वापस से, जिसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा। ठीक, दूसरा सवाल है 153 में, ये भी सेम क्वेश्चन पेपर से लिया गया है, 2 सवाल आए थे उस साल। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। एक जगह दिया है इंटरैक्टिंग स्पीशीज का नाम और दूसरी जगह इन्होंने दिया हुआ है नेम ऑफ इंटरैक्शन, कि ऐसे इंटरैक्शन को हम क्या कहेंगे। चलिए बताइएगा हमको। पहले सवाल के साथ आगे बढ़ रहे हैं। अ लेपर्ड एंड अ लायन इन अ फॉरेस्ट या ग्रासलैंड, किसी भी जंगल में या किसी भी ग्रासलैंड में जो लेपर्ड और लायन का इंटरेक्शन है ये क्या कहलाएगा। तो लेपर्ड और लायन का इंटरेक्शन थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि ये कंपटीशन है। जब भी दोनों में कंपटीशन होगा एक सेम रिसोर्स के लिए, दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएंगे। तो इसका सामने ही एग्जाम्पल रखा हुआ है, कंपटीशन के सेंस में देखेंगे। दूसरा है कुकू, कुकू मतलब कोयल। यहाँ पे कोयल का एग्जांपल दे रहे हैं ये कि जो कोयल है जब वो एग लेइंग करती है कौवे के घोंसले में, क्रो के नेस्ट में, तो बताइए ये किस तरह का इंटरेक्शन था। ये पैरासिटिज्म का एग्जांपल था, या आप कह सकते थे इसको ब्रूड पैरासिटिज्म। ब्रूड पैरासिटिज्म का मतलब क्या, जिसमें वो सिर्फ अपने बच्चों को ही हैचिंग के लिए रख रहा है, कहाँ पे, कौवे के घोंसले में। क्यों, क्योंकि कौवा पहचान नहीं पाएगा कोयल के अंडों को, क्योंकि ये दोनों ही जो अंडे हैं कैसे हैं, साइज में और कलर में सिमिलर हैं। तो ये एग्जांपल आपका है ब्रूड पैरासिटिज्म का, या पैरासिटिज्म का एग्जांपल हम लगा सकते थे यहाँ पे। तीसरा सवाल है फंजाई एंड रूट ऑफ हायर प्लांट, जो कि इंटरेक्शन बनता है माइकोराइजा। तो कह रहे हैं कि माइकोराइजा कैसा इंटरेक्शन है। आपने देखा था कि जब फंगस जब हायर रूट में लगता है किसी भी प्लांट के, जैसे जनरली जिम्नोस्पर्म में लगता है, तो ये दोनों एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे थे। और जब बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस। और सिम्बायोसिस या म्यूचुअलिज्म जो है दोनों को ही फायदा करवाते हैं। तो इसका भी यहाँ पे सामने ही है। देन तीसरा और आखिरी है अ कैटल इग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड। अगर कोई कैटल इग्रेट वाली बर्ड है और कैटल है किसी फील्ड में, तो ये किस तरह का एग्जाम्पल है। इसका एग्जाम्पल हमने आपको दिखाया था, फिर से दिखा रहा हूं वापस। आप यहां पे देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहां पे कैटल है और उसके आसपास क्या है, कैटल इग्रेट वाली कुछ बर्ड्स हैं। जब भी ये कैटल्स यहाँ पे चर रहे होंगे इसको, घास को, तो इनके चरने से जो यहाँ से कीड़े निकल के बाहर आएंगे, वो कीड़े भोजन बनेंगे किसका, इन कैटल इग्रेट बर्ड का। तो यहाँ पे कैटल इग्रेट वो बर्ड हैं जिनको फायदा हो रहा है इनकी वजह से। लेकिन क्या इनको कोई बेनिफिट मिल रहा है, जो यहाँ पे एनिमल या कैटल्स ग्रेजिंग कर रहे हैं, इनको कोई बेनिफिट नहीं है। मतलब कैटल इग्रेट को पॉजिटिव चार्ज है, ये उनका बेनिफिट है, और कैटल्स को क्या है, न्यूट्रल, उनका कोई बेनिफिट नहीं है। और ऐसा इंटरेक्शन क्या कहलाता है आपके लिए, कमेंसलिज्म का, जिसमें एक का न्यूट्रल चार्ज हो, दूसरे का पॉजिटिव हो, बेनिफिट हो, हमारा फायदा हो रहा है, सामने वाले का नुकसान हो, सामने वाले को कोई इफेक्ट ना पड़े। ये हमारे लिए क्या है, ये हमारे लिए कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। और इसी के साथ ये जो आखिरी सवाल था आपका कि कैटल इग्रेट एंड कैटल इन अ फील्ड, ये कमेंसलिज्म का एग्जांपल है। तो ये सबसे आसान था यहाँ पे मैचिंग के लिए भी, जो कि नीट में आया हुआ है और आप लोग इसको यकीन नहीं कर रहे होंगे। देखिएगा इसके रिगार्डिंग आंसर कौन सा बनेगा, कोड कौन सा बनेगा, ए का फर्स्ट, बी का सेकेंड, सी का थर्ड और डी का फोर्थ। इसके साथ अगर देखेंगे तो हमारा सेकेंड ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये रहा आज का टॉपिक। और पॉपुलेशन इंटरेक्शन अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, बताइएगा, कमेंट करिएगा। इसी टॉपिक के साथ हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, रेड क्वीन हाइपोथेसिस या किसी और टॉपिक के साथ, जो भी आपका कमेंट आएगा। तब तक के लिए थैंक यू।